नमस्कार दोस्तों। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। हमारे सभी देशवासियों को मेरा प्यार भरा जय भीम। और थोड़ी कुछ विनती करना चाहता हूँ अपने सभी देशवासियों से कि आपने देखे होंगे अभी बिहार के चुनाव। मुझे तो बहुत उम्मीद थी बिहार वासियों से, और मैं जहाँ जहाँ बात करता था, जिस से मिलता था, मेरे पास जो भी बैठते थे, मेरे साथ आते थे, मेरे साथ चलते थे, मेरी एक ही उम्मीद थी और वो उनको मैं सबको बताता था। मैं कि जिस दिन सत्ता का परिवर्तन होगा वो बिहार से ही होगा। और बिहार वासी इतने मजबूत हैं कि पूरे हिंदुस्तान में योगदान सबसे ज़्यादा, मुझे तो लगता है जितना मैंने पढ़ा है, सबसे ज़्यादा बिहार के लोगों ने दिया है। और इसीलिए मैं पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने छोटे पे जनरल नॉलेज पढ़ी हैं, छोटी छोटी किताबें पढ़ी हैं। भगत सिंह जी के बारे में पढ़ा है, गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में पढ़ा है। मैंने कहाँ तक बताऊँ, मैं याद भी नहीं है, नाम भी नहीं याद आ रहे महापुरुषों के। हम जैसे ए बी रामास्वामी पेरियार जी, उनके बारे में पढ़ा है। लल्लई सिंह यादव जी हैं, उनके बारे में पढ़ा है। और बाबा साहब के बारे में तो पढ़ा ही है, थोड़ा बहुत, उतना नहीं पढ़ा लेकिन पढ़ा है। तो मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद बिहार से ही थी, और वो मेरी उम्मीद टूट गई है। और अब पता नहीं अब 29 में क्या होने जा रहा है। अब वो इस देश, भारत देश का क्या होने वाला है। देख रहे हो ना, लोग जो सही काम कर रहे हैं, उन्हें अच्छा काम कर रहे हैं, जो जवाब जवाब सवाल कर रहे हैं सरकार से, उनको लगातार जेलों में ठूंसा जा रहा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। तो आज का लगता है कल्चर, बहुत जो सिस्टम है ना हमारा, बहुत ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब गड़बड़ हो चुका है, इसके नट बोल्ट ढीले हो चुके हैं। अब ज़रूरी ये है, अगर इसके नट बोल्ट टाइट नहीं करेंगे तो हो सकता है कोई पुर्जा कहीं गिरेगा, कोई पुर्जा कहीं जाके गिरेगा, और से पूरा सिस्टम बिखर जाएगा। तो सभी साथियों से मेरी विनम्र प्रार्थना यही है, सारे सबके सब देशवासियों से, चाहे वो किसी पार्टी से जुड़े हों, चाहे वो किसी आइडियोलॉजी पे हों, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ इतना है, हम इतना रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें अपने भारत की ओर भी देखना चाहिए। हमें इस भारत को कैसे आगे बढ़ाना है, इस सिचुएशन से कैसे निकालना है, जो आज जीडीपी का स्तर कहाँ रह गया है और डॉलर का स्तर कहाँ पहुँच गया है। तो इसके बारे में हमें सभी को सोचना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं हमारी नौकरियां लगी हुई हैं, बरकरार हैं, और हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं और पढ़ लिख जाएंगे, और हमने विला मकान अच्छे बना लिए हैं, अच्छी गाड़ियां हैं, और हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते और कुछ बिगड़ नहीं सकता है। तो प्रभु ऐसा मत सोचिए, अच्छों अच्छों का बिगड़ चुका है। मैं 2020 से देख रहा हूँ कि अच्छों का बिगड़ चुका। जिनकी फैक्ट्रियाँ चलती थी, बड़ी बड़ी कंपनियाँ चलती थी, वो आज रोड पे आ गए। और ये मत समझो कि आज हम इस सरकार के
खिलाफ बोल देंगे तो मेरा कुछ ख़त्म कर देंगे। ये ख़त्म तो वैसे ही होगे, अगर ये सरकार के सपोर्ट में बोलोगे तो एक दिन तो ख़त्म होना ही है, तब भी वो बुरी तरह ख़त्म होना है, उसका रिजल्ट बहुत बुरा होगा। अभी तो चलो उसमें तो आप कुछ नहीं कह सकते, इसमें तो अगर हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं सरकार से, हमें जेल में डाला जा रहा है, तो कम से कम इतिहास गवाह होगा कि हाँ, हम सरकार से सवाल पूछ रहे थे तब हमें जेल में डाला गया, ना कि हम सरकार की चापलूसी कर रहे थे। उसके बाद चापलूसी करने के बाद भी हमारे घर पे बुलडोजर चला है। उत्तर प्रदेश में यही हो रहा, बिहार में यही हो रहा, उत्तराखंड में अब तो ऐसा ऐसा कहाँ नहीं है कि जहाँ बुलडोजर नहीं पहुँच गया है। अरे भाई, बुलडोजर चलाइए, हमें इससे मतलब नहीं है कि जो अपराधी हैं उन पे बुलडोजर चलाइए, उनको ख़त्म करिए। अब ये नहीं कि घर में एक अपराधी है, परिवार में एक अपराधी है तो तुम पूरे पूरे परिवार का घर ढह दो, बच्चों को बेघर कर दो। और ये जब तक हम नहीं बोलेंगे ना, हम सब नहीं बोलेंगे, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। कल तुम्हारे साथ हुआ, आज किसी के साथ होगा, परसों और किसी के साथ होगा, किसी दिन हमारा भी नंबर आएगा। तो इससे बच नहीं सकते हो। इससे बचने का एक ही तरीका है कि भाई सरकार से जवाब मांगिए, जवाब पूछिए। भाई जब तुम चौकीदार हो तो फिर बाहर का आदमी कैसे आ रहा है, कैसे? हम जब एक सोसाइटी में हम जब रहते हैं, गेट पे हम सोसाइटी का सारे मेंबर मिलके एक गार्ड रखते हैं गेट पे। अगर कोई घटना घट जाए, कोई अनजान आदमी आ जाए, तो चौकीदार को पूछा जाता, भाई ये कैसे आ गया, तुमने लिखा पढ़ी क्यों नहीं करी, तुमने पूछा क्यों नहीं, कहाँ जाना, अगर जाना है तो उसके जिसके घर जाना है उसका फ़ोन मिलाओ, फ़ोन नंबर दो, बात कराओ मेरी। ये होता है ना। लेकिन यहाँ तो क्या, हमारे देश का चौकीदार तो ऐसा है कि खुद बोल देते हैं आ जाओ, कोई मतलब ही नहीं, सब दरवाजे खुले हुए हैं, चाहे पाकिस्तान से आओ, चाहे चाइना से आओ, चाहे बंगाल से आओ, चाहे नेपाल से आओ, कहीं से आओ, कोई मतलब ही नहीं। और जब जवाब पूछो तो बोलते हैं कि ये जवाब देने का वक्त नहीं है, ये हमारा देश बहुत बुरी सिचुएशन में है, यहाँ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, नहीं बोलने की ज़रूरत है तो कब बोला जाएगा, बताइए ना। जब आप चीफ मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री जी चीफ मिनिस्टर थे गुजरात में, तब किससे सवाल करते थे? पीएम से करते थे ना, कि तुम्हारा डॉलर इतना बढ़ गया है और इतना आरडीएक्स बम धमाके होते हैं बाहर से, आरडीएक्स कहाँ से आ गया, तुम क्या कर रहे थे, गृह मंत्री क्या कर रहा था, गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी। तो भाई जो तुम सवाल पूछ रहे थे चीफ मिनिस्टर होके प्राइम मिनिस्टर से, तो आज वही तो जनता पूछ रही है आपसे, और आप उसी सवाल को देशद्रोही बता दे रहे हो। जैसे कि सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया गया है, सभी को पता है। पहली बात तो हम सरकार को ये पूछ रहा हूँ, सोनम वांगचुक जी को आपने अवार्ड दिया था, और अवार्ड कब दिए जाते हैं? अवार्ड जब दिए जाते हैं, कोई हमारा व्यक्ति, हमारा देश का कोई भी इंसान देश के लिए महान काम करता है, तब जाके उनको अवार्ड दिए जाते हैं। और अवार्ड की प्रक्रिया क्या है? अवार्ड की प्रक्रिया मुझे तो लगता है ऐसे है कि सरकार जब भी अवार्ड किसी को देती है ना, तो उसकी सारी जन्म कुंडली निकाल लेती है कि भाई कहीं से सारे इधर से सबकी सब एजेंसियां लग जाती हैं कि भाई देखो इसका कहीं कनेक्शन कहीं गलत तो नहीं है।
और नहीं तो हम कल अवार्ड दे के फंस जाऊं मैं। अरे भाई, आपने अवार्ड दिया है, आपने जांच करवाई होगी सोनम वांगचुक जी की, और अब तुमने उनको देशद्रोही घोषित कर दिया है और जेल में डाल दिया है। देशद्रोही क्यों घोषित किया है? हमने देखी है, हमने उनकी वीडियो देखी है, सब कुछ देखा है, धरने पे बैठे थे, सब देखा है। वो क्या कह रहे थे? वो हक मांग रहे थे अपना। हक मांगना अगर देशद्रोह है तो मैं भी हक मांगूंगा। इस देश का नागरिक हूं और मैं हक प्रधानमंत्री से मांगता रहूंगा, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, चाहे और कोई हो, चाहे राहुल हों, चाहे सोनिया हों, चाहे केजरीवाल हों, चाहे कोई भी हो। मैं सवाल पूछता रहूंगा, हक मांगता रहूंगा। और ये हक सबको है, पूरे हिंदुस्तान को है कि अपना हक मांगे और अपना जिम्मेदारी निभाए देश के प्रति। अरे देश बचेगा तभी तो हम घर में रहेंगे, गांव में रहेंगे, तभी तो गांव बचेंगे। गांव नहीं बचेंगे तो मेरा घर कैसे बचेगा? हम अपना सोच रहे हैं कि हमने बिला खरीद लिए, 2-2, 3-3, 4-4 बिला खरीद लिए, हमारा यहाँ कुछ नहीं बिगड़ सकता है। प्रभु ऐसा मत सोचिए। और ये सबकी गलत फहमी है। अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां आपकी एकदम गुलाम रह जाएंगी, गुलाम बन के रह जाएंगी। और ये सिचुएशन आने वाली है, इसलिए सबको बोलना पड़ेगा। अब ये सिचुएशन आ गई है तो हमारा तो यही है कहना सबसे कि भाई हक के लिए लड़िए। हम उनसे भी कह रहा हूँ जो बीजेपी के सपोर्टर हैं या कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कोई केजरीवाल के सपोर्टर हैं, अपने अपने नेता के सपोर्टर हैं, कोई भी हैं, तो मैं तो उनसे यही कहूँगा, आप जरा सिचुएशन देखिए हिंदुस्तान की क्या है। क्या हिंदू मुसलमान करके भारत आगे बढ़ जाएगा, विश्व गुरु बन जाएगा? मेरे को तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो करते रहिए, मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन मैं दृढ़ संकल्प मेरा यही है कि मैं बिल्कुल सच्चे मन से कहता हूँ, हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद करने से भारत हमारा नंबर 1 नहीं बन पाएगा। हम आपस में लड़ते रहेंगे। बाहर के देश तो यही चाहते हैं कि इनकी आपस में लड़ाई हो, कब हम जाके इस पे चढ़ाई करूं। तो इसलिए हमें सभी देशवासियों को सोचना चाहिए और बोलना भी चाहिए, लिखना भी चाहिए और पढ़ना भी चाहिए कि हमारे देश में क्या हो रहा है। हम लोगों से बोलते हैं तो कहते हैं हमें राजनीति से मतलब नहीं है, हमें उस चैनल से मतलब नहीं है, हमें ऐसी खबरें से मतलब नहीं है, हमें ऐसी वीडियो मत भेजा करो, हमें ये है वो है। बहुत मैं भी फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे हूँ और यूट्यूब वगैरह भी चलाता हूँ। लेकिन वो अलग चीज़ है कि हमारा फेमस नहीं हुआ है। लेकिन बात जहाँ तक है ना, यही है कि लोग जो कहते हैं ना कि हमें राजनीति से मतलब नहीं, हमें क्या मतलब, हमें अरे मतलब करना पड़ेगा, नहीं तो ये देश विदेशियों के हाथ में पहुंच गया है और ये वो सिचुएशन आ जाएगी जो 5000 साल पहले थी, वो ही सिचुएशन आने वाली है। अगर यही कहे कि हमें किसी राजनीति से मतलब नहीं है, भले अरे भाई बाबा साहब हमें एक वोट का अधिकार दे के गए हैं, तो ये तो सोचना पड़ेगा ना कि हम वोट किसको दूं, किसकी सरकार बना, कौन काम कर रहा है मेरे लिए, जमीनी स्तर पे कौन काम कर रहा है, अपने फायदे के लिए कौन काम कर रहा है। तो ये तो वोट डालने से पहले ये सोचना पड़ेगा। वोट तो डाल देते हो, 18 साल के बाद आईडी बनवा लेते हो,
वोटर आईडी बनवा ली। अरे बड़े खुश होते हो, हम भी खुश हुए थे जब मेरी वोटर आईडी बनी थी, 18 साल से ऊपर हो गया था हैं। लेकिन हमने कई साल वोट ही नहीं डाल पाया कि मैं छोटे पे निकल गया था, 5वीं पास करके तो पंजाब में रहा हूँ 15 साल तो मैं लगातार पंजाब में रहा हूँ। तो हमने वोट ही नहीं डाल पाया, हमें पता ही नहीं होता था उस टाइम कि वोट कैसे पड़ते थे। और जब पता चला तो धीरे धीरे ये भी पता चला कि भाई वोट का महत्व क्या है, वोट डाला क्यों जाता है और वोट जरूरी क्यों है डालना। अगर राजनीति, वो सबसे बड़ी राजनीति यही है कि हमें वोट मिल गया है। इसी से राजनीति का मतलब है राज्य की नीति तय करनी है, हमें तय करनी है, उन्हें नहीं तय करनी जो ऊपर सीट पे बैठे, उन्हें नहीं, हमें तय करनी किसको राजा बनाना है, किसको क्या बनाना है। अगर ऐसे ही लोगों को बनाते रहे ना तो हमारे एक दिन वोट भी खत्म हो जाएगा कि तुम्हें जरूरत है। यही हुआ है, एक एक घर में 100 वोट मिले हैं। वोट जिनके ईमानदारी के वोट थे उनके वोट काट दिए। दिल्ली में हमारी बीवी का भी, मिसेज का भी वोट कटा हुआ है, काट दिया गया। तो ये क्या है, यही है भाई, एक एक वोट है वो कट गया है और 100 वोट एक एक घर में बन गए। ये SIR का क्या मतलब है। और देख नहीं रहे हो बिहार में क्या हुआ, कर्नाटक में क्या हुआ, हरियाणा में क्या हुआ, हर जगह तो देखते जाओ क्या हो रहा है, उठा के देखो। उन्होंने वीडियो, चुनाव आयोग ने वीडियो डिलीट कर दिए तो क्या है, उन्होंने तो वीडियो डिलीट कर दिए ना, बाकी तो वीडियो अभी यूट्यूब पे भी पड़े हैं। ध्रुव राठी को सुन लो, अब काफ़ी चैनल हैं, नेहा राठौर हैं, संजय शर्मा जी हैं PM4 वाले, उनको देखो, पता चलेगा कि इस हिंदुस्तान में होता क्या। अगर तुम इनको देखोगे ना, गोदी मीडिया को देखोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, तुम्हारे में भी गोबर भरेंगे ये। और जिनकी जो गोदी मीडिया देखते हैं, मैं यही देख रहा हूँ, उनके सबके में दिमाग में गोबर भरा हुआ है, उनको समझे भी नहीं आ रहा। अगर उनको कोई सच बात बता दो ना तो कह रहे तू तो बिना सर पैर की बात कर रहा है। 10 वीडियो निकाल के झूठी फूटी डाल के दे देंगे और गाली और देंगे माँ बहन की। अभी दिल्ली ब्लास्ट में क्या हुआ, मेरे को क्या कहते हैं, सोशल मीडिया पे मेरे को 4 डॉक्टरों की वीडियो भेज के मेरे को माँ बहन की गाली दे रहा है। भाई ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, तेरा कौन लगता है, फलाना ठिकाना। मैंने कहा भाई टाइम आएगा तो बताएंगे। और देखा हुआ, वो डॉक्टर अदालत से निकल गए हैं वे बरी होके, और इनमें कौन कौन फंस रहा है, हिंदू में कौन कौन फंस रहा है, मीडिया नहीं चला रही है। तो जो गोदी, मतलब कहने का यही है कि गोदी मीडिया देश के लिए नहीं है, वो प्रधानमंत्री के लिए है, सरकार के लिए है। वो उनकी चापलूसी करती है, उन्हीं से पैसे लेती है, उनके सरकारी एडवाइजर मिलते हैं, क्या कहते हैं, प्रचार मिलता है सरकारी, उनसे वो कमा रही है, अरबों खरबों कमा रही है। तो भैया जनता की बात क्यों करेगी वो। ऐसी कितनी घटनाएं हैं, हाथरस की घटना उठा लो, हाथरस के बाद तो हजारों फिर हो चुकी हैं घटना ऐसी कि मीडिया बात नहीं करेगी। वहाँ पे जहाँ अगर सरकार के खिलाफ हो रहा है वहाँ मीडिया बातें ही नहीं करेगी। जब बात नहीं करेगी मीडिया तो मोदी की वाहवाही में लगी रहेगी। तो गोदी मीडिया के देखने वाले जो है ना, तो वो तो वाही वाह, उनके दिमाग में तो वाही वाह भरेगी, अरे बहुत अच्छे है, भगवान है मोदी जी को भगवान बना दिया है ना मीडिया ने। वो तो खुद ही आके वो भी जोश में भर गए और उन्होंने भी आके बोल दिया कि मैं तो बायोलॉजिकल से पैदा ही नहीं हूँ। कोई विष्णु का अवतार बता रहा है,
कोई राम का अवतार बता रहा है और मीडिया आराम से गुनगाई जा रही है। तो ऐसी मीडिया को सबसे पहले छोड़ो, इनको सुनना छोड़ो। इससे तो बढ़िया है सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें हैं अभी सच्चाई वाली। हालांकि हम सबको सोशल मीडिया पे सब नहीं कहते हैं सब सच्चा है, लेकिन कुछ हैं ऐसे 2 4 5 चैनल हैं जो सच्चा दिखा रहे हैं। तो उनको ढूंढ के 1-2 नाम तो हमने बता दिए हैं, तो बाकी आपको जैसे लगे वैसे ढूंढ के आप सर्च करो कृपा करके, और इस देश के बारे में कुछ सोचो और समझो, और कुछ करना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे तो हमारी तो ज़िंदगी कट गई, लेकिन आने वाली पीढ़ियां क्या करेंगी किसी को पता नहीं है। फिर वो आने वाली पीढ़ियां हमें ही कोसेंगी। नहीं होने के बाद भी बोलेंगी जब तुम थे तब क्या हो रहा था, तब तुम क्या कर रहे थे, तुम कहाँ सो रहे थे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे इतनी पावर नहीं है कि हम जाके डायरेक्ट किसी से लड़ लूँ, लेकिन हम अच्छी बातें बोल सकते हैं सोशल मीडिया पे आके, और गलत को गलत सही को सही कह सकते हैं। इतना तो कर सकते हैं ताकि हमसे ये ना कोई कहे कि भाई तुमने क्या किया था। जितना बना उतना हमने किया और कर रहे हैं, और कोशिश कर रहा हूँ कुछ ज़्यादा करने की। तो सभी साथियों को, सभी देशवासियों को, माताओं बहनों एवं बुजुर्गों को सादर नमन। सभी महापुरुषों को मेरी तरफ से सादर नमन। और आप लोगों से बस एक ही विनती है, बहुत हो गया हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, बहुत हो गया। अब थोड़ा देश के बारे में सोचा जाए ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ रास्ता बना रहे। नहीं तो ऐसे कुछ आएंगे अरे गहरे, कोई कहेगा कि संविधान ख़त्म कर दो और बाबा साहब की मूर्ति हटा दो, कोई तो कहता बाबा साहब को ख़त्म ही कर देंगे। अनिल मिश्रा जैसे नफरती चिंटू, और ऐसे एक नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत से भरे पड़े हैं। 2014 के बाद ऐसे कहते हैं ना कि नफरती चिंटू तो ऐसे निकल गए हैं 2014 के बाद, 15 के बाद ऐसे निकल गए हैं कि जैसे बरसात में मेढक आ जाते हैं ना ऊपर तालाब में, और टर टर करते हैं तो डिस्टर्ब होता है, कितना होता है। हमने तो देखा है, किसी ने देखा ना, आपने देखा हो ना देखा हो, लेकिन हमने देखा है बरसात में जब आ जाते हैं ना। छोटे होते थे, पढ़ते थे, तब पढ़ने भी मन नहीं लगता था। आसपास मेरे तो घर के बिल्कुल सामने ही तालाब था, उस पर आगे इतने मेढक आ जाते थे, इतने मेढक, और टर 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 लग जाते थे। न तो सोने देते थे और न पढ़ने देते थे। तो बहुत सारे हैं ऐसे नफरती चिंटू मेढक, ऐसे बहुत हैं हिंदुस्तान में जो हिंदुस्तान को बिखेरना चाहते हैं। और वो सिर्फ यही चाहते हैं कि हाँ मनुस्मृति आ जाए और बस बाबा साहब का संविधान हट जाए। अरे उन्हें पूछा जाए कि तुम सबसे ज़्यादा फायदा संविधान का तुम ही ले रहे हो। जो नफरत करते हैं ना, सबसे ज़्यादा संविधान का फायदा तो वो ही उठा रहे हैं। और बात बाकी फिर मिलते हैं कभी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। सभी महापुरुषों को सत सत नमन। जय भीम, जय जोहार। थैंक यू।